प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि के अगले नियम पर हम आगे चलते हैं। देखिए, विसर्ग संधि का अगला नियम है कि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संधि चिन्ह से पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर तो होगा ही, क्योंकि विसर्ग एक अयोगवाह ध्वनि है और अयोगवाह ध्वनि स्वर के बिना नहीं आ सकती। इसलिए विसर्ग से पहले यहां हमें कोई स्वर नहीं देखना, कोई भी स्वर हो सकता है। और उसके बाद अगर च या छ व्यंजन आ जाए, संधि चिन्ह के बाद जो शब्द है वो शब्द च या छ से आरंभ हो, तो हम क्या करेंगे, यहां जो विसर्ग होगा उस विसर्ग को श हो जाएगा। विसर्ग कभी कभी व्यंजनों में भी परिवर्तित होता है, कभी स्वरों में, कभी व्यंजनों में। जैसे पिछले नियम में विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा था एक में, और एक में विसर्ग जो था वो आधे र में परिवर्तित हो रहा था। तो विसर्ग जब किसी व्यंजन में परिवर्तित होता है तो आधे में ही होता है हमेशा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विसर्ग को श हो जाएगा यहां, और बाद का जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए निह जमा चित, निह जमा चिंत, निह जमा छल, हरिह जमा चंद्र, ठीक है। जैसे प्रायः जमा चित्त, ठीक है। आह जमा चर्य। तो इन उदाहरणों में आप देखिए, सभी में अब विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है ये तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि कोई भी स्वर हो। और बाद में हमें देखना है कि च व्यंजन है या छ व्यंजन है, तो विसर्ग को आधे श में परिवर्तित कर देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा नी, ये आधा श बन जाएगा। ये च को छोटी ई है तो ये यहां से आ जाएगी निह जमा चित निश्चित, निह जमा चिंत निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है। निह जमा छल, विसर्ग को आप आधे श में बदलते जाएंगे इस तरह से, निश्चल। हरिह जमा चंद्र, तो ये हो जाएगा हरिश चंद्र। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, हरिश्चंद्र शब्द। जब हरीश शब्द लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, श पूरा होता है और र को बड़ी ई होती है। क्यों? क्योंकि ये स्वर संधि का उदाहरण है, हरि जमा ईश। हरि हमेशा ऐसे लिखा जाता है, संधि में आप ध्यान रखेंगे, हरि में र को छोटी ई आएगी, क्योंकि हरि का मतलब या तो भगवान होता है या विष्णु होता है या बंदर होता है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। जब हम ऐसे ह लिख के र को बड़ी ई लगा देते हैं तो ये हरि हरे रंग के लिए आता है, ठीक है। और वो यहां नहीं आता संधि में, ऐसा कोई शब्द आगे नहीं आया आज तक कि जहां इस तरह का हरि शब्द प्रयुक्त होता हो। तो ये हरि जमा ईश, तो स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ ई और दोनों स्वर मिलकर ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएगा, तो यहाँ दीर्घ ई हो गया। और श पूरा था तो ये श पूरा हो गया। तो हरीश शब्द लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, हरिश्चंद्र लिखा जाएगा तो ये हरि इसी तरह से लिखा हुआ है, इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, और यहाँ चंद्र शब्द है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और नियम के अनुसार ये आधे श में बदल जाएगा। तो ये छोटी ई ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी, और आधा श विसर्ग के कारण आया, ठीक है। तो इसलिए इनमें शब्दों में अंतर है, ये आप ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे हरीश शब्द लिखते हैं ऐसे ही हरीश चंद्र लिख देंगे
कि भाई हरीश लिखा और बच गया चंद्र, वो और लगा दो इस तरह से, तो ये गलत हो जाता है। आप शब्दों को समझें कि शब्द बना कैसे है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना। प्रायः जमा चित्त, तो यहाँ क्या है, प्रायः, विसर्ग के बाद च है तो ये आधा श हो जाएगा, ये च को छोटी ई आएगी तो यहाँ से आ जाएगी, और ये चित्त, ये आधा त भी है, ये आप ध्यान रखें। चित्त मैंने मन, ठीक है। प्रायश्चित्त शुद्ध शब्द होता है, त को आधा त भी लगेगा प्रायश्चित्त शब्द में। आह जमा चर्य, आश्चर्य, ठीक है। जैसे एक शब्द और है, अंतः जमा चेतना, तपह जमा चर्या, ये भी इसी के उदाहरण हैं। अब आप देखिए, यहाँ विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, यहाँ च व्यंजन आ गया तो ये बन जाएगा अंतश चेतना। अंतः मैंने अंदर की चेतना। तपह जमा चर्या, तपश्चर्या। तपश्चर्या होता है तपस्या, तपस्या को तपश्चर्या कहा जाता है। तो ये हुआ विसर्ग संधि का अगला नियम। इसके बाद विसर्ग संधि का अगला नियम है कि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो, यहां भी वही स्थिति है, कोई भी स्वर हो और बाद में त व्यंजन आ जाए, ठीक है, त व्यंजन आ जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को स हो जाएगा। यहां विसर्ग दंत्य स में, वर्त्स्य स में परिवर्तित हो जाएगा और आधे में ही होगा, स्वर रहित में ही, ठीक है। जैसे यहां आप उदाहरण देखेंगे, मनः जमा ताप, निह जमा तेज, नमः जमा ते, निह जमा तारण या निह जमा तार, दुह जमा तर, शिरह जमा त्राण, उरह जमा त्राण। अब आप देखिए यहां मनः जमा ताप, पहले आप ये स्थिति देख लें कि क्या यह स्थिति यहां है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, तो विसर्ग देखना है, स्वर कोई ना कोई तो होगा ही। यहां अ है, यहां ई है, यहां अ है, यहां ई है, यहां ई है, यहां ऊ है, ठीक है। और यहां त व्यंजन है सभी में। त व्यंजन में स्वर कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले त व्यंजन होना चाहिए, वो सभी में है। यहां भी त है क्योंकि ये त्र है, तो त और र, त्र त और र, तो पहले त आया बाद में र आया। तो मनः जमा ताप आप क्या करेंगे, विसर्ग को आधे स में बदलेंगे, पूरा लिख के हलंत नहीं लगाना, ऐसे आधा स लिखना है, मनस ताप। मनः मैंने मन का, ताप मैंने पीड़ा, ताप मैंने गर्मी भी होता है लेकिन ताप का अर्थ है पीड़ा। मनः जमा ताप, मनस्ताप, मन की पीड़ा। निह जमा तेज, निस्तेज, निस्तेज होता है तेज से रहित। तेज मतलब कांति, आभा, प्रभा, कि जिसके चेहरे पर कोई तेज न हो उसे कहेंगे निस्तेज, यानी कांतिहीन, ठीक है। जो हम कहते हैं तेज चलो, वो ये होता है तेज, तेज चलो, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, वह तेजी से भाग गया। तो वहां इस तेज, ये अरबी फारसी का शब्द है, ये तेज का मतलब होता है तीव्र, जो गति में तेज है। और जो तेज मैंने आभा, प्रभा, कांति, चमक, या जिसे हम कहते हैं कि उसके फेस पर कोई ग्लो नहीं है, वो जो ग्लो है ना, उस ग्लो को तेज, ज कहते हैं, तेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। नमः जमाते, नमस्ते, नमस्ते शब्द इस तरह से बना है। निह जमा तारण, निस्तारण, निस्तारण होता है उद्धार, कि उसका निस्तारण कैसे होगा,
उद्धार। निह जमा तार, निस्तार, इसका मतलब भी उद्धार होता है। दुह जमा तर, तो आधा स त और र, दुस्तर। देखो दुह जमा तर, तर होता है पार जाना, तैरकर पार जाना। दुह जमा तर, जिसे तैरकर पार नहीं की, जिसे कठिनाई से, दुह मैंने होता कठिनाई से, जिसे कठिनाई से तैरकर पार किया जा सकता है उसे कहते हैं दुस्तर। श्रेह जमा त्राण, त्राण का मतलब होता है रक्षा। श्रेह मैंने सिर की रक्षा के लिए जो हम सिर पर पहनते हैं उसे कहते हैं शिरस्त्राण। तो ये विसर्ग आदेश स में बदलेगा ऐसे, और ये त्राण शब्द लिखा जाएगा शिरस्त्राण, यानी कि सिर की रक्षा के लिए जो सिर पर पहनते हैं, चाहे वो पगड़ी हो जो सिख लोग पहनते हैं, या गांव में जो बुजुर्ग इत्यादि पहनते हैं वो पगड़ी शिरस्त्राण कहलाता है, या युद्ध में जो योद्धा होते हैं सिर पर जो टोप पहनते हैं वो भी शिरस्त्राण है। और आज हम टू व्हीलर्स पर चलते हुए जो सिर पर हेलमेट पहनते हैं वो भी शिरस्त्राण कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिर की रक्षा के लिए। संस्कृत का शब्द है, पुराने समय में योद्धाओं के टोप या पगड़ी को शिरस्त्राण कहा जाता था। उरह जमा त्राण, उरह का मतलब होता है छाती। उर मैंने छाती, हृदय भी होता है, यहाँ है छाती। उरह यानी उर की, त्राण मैंने रक्षा। उर की रक्षा के लिए, छाती की रक्षा के लिए जो पहनते हैं, तो उर ये आधा स हो जाएगा, उरस त्राण। जो योद्धा युद्ध में जाया करते थे और अपनी छाती की रक्षा के लिए छाती पर जो कवच पहनते थे उस कवच को उरस त्राण कहा जाता है। ठीक है, और ये टोप या टोपी को, और आज के संदर्भ में हेलमेट को, पगड़ी को शिरस्त्राण कहा जाता है। तो ये है विसर्ग संधि का अगला नियम। अब देखिए, विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, ई या ऊ स्वर हो, और बाद में क ख ट ठ प फ, ये मैंने 6 व्यंजन लिखे हैं। विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर, इन दोनों में से कोई भी एक स्वर हो, और विसर्ग के बाद इन 6 व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन हो, तो यहां विसर्ग को श हो जाएगा। ये श मूर्धा से बोला जाता है, इसे मूर्धन्य श कहते हैं। तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा, आधे में ही बदलेगा। जैसे इसके उदाहरण देखिए, निह जमा काम, निह जमा कलंक, निह जमा कपट, निह जमा पक्ष, दुह जमा कर, दुह जमा कर्म, धनुः जमा खंड, धनुः जमा टंकार, दुह जमा परिणाम, निह जमा प्रभाव, दुह जमा प्रचार, निह जमा पक्ष, निह जमा प्रभा। ऐसे और भी उदाहरण हैं, केवल इतने ही नहीं है, आपको नियम को समझना है। विसर्ग से पहले ई स्वर है सभी में, या ऊ है, ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद क व्यंजन आ गया, यहाँ क है, यहाँ प व्यंजन है, क क ख ट प सभी में, ठीक है। आपको ये कैसे याद रखना है,
ये हमारे कवर्ग का पहला वर्ग है कवर्ग, कवर्ग के पहले दो वर्ण हैं। दूसरा चवर्ग है, उसको छोड़ दिया, मैं यहां लिख देता हूं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। मैंने बताया था कविता चलो टोकरी तुम पकड़ो, ऐसे आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं। तो यहां कवर्ग के हमने पहले दो वर्ण ले लिए क और ख, चवर्ग को छोड़ दिया, फिर टवर्ग के पहले दो वर्ण ले लिए, फिर तवर्ग को छोड़ दिया और उसके बाद पवर्ग के पहले दो वर्ण ले लिए। एक एक वर्ग छोड़ते गए और पहले दो दो वर्ण लेते गए। इस तरह से ये 6 वर्ण हो गए। ठीक है, तो अब हम विसर्ग को आदेश श में बदलेंगे। निह जमा काम, तो ये आदेश श में बदल जाएगा निष्काम। ठीक है, निह जमा कलंक, निश, यहां श हो जाएगा निष्कलंक, यानी कलंक से रहित, काम भावना से रहित। निह जमा कपट, निष्कपट, कपट से रहित। ठीक है, निह जमा पक्ष, निष्पक्ष, पक्ष से रहित। अब आपको केवल विसर्ग हटाना है, उसकी जगह आधा श लगाना है और कुछ नहीं करना। दुष्कर, कर मैंने करना और दुह मैंने कठिनाई से, यानी ऐसा कार्य है जिसे कठिनाई से किया जा सकता है उसे दुष्कर कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है सुकर, कर शब्द में सु उपसर्ग लग गया, सुकर, सु मैंने आसानी से, कर मैंने करने योग्य है, यानी जो कार्य आसानी से करने योग्य है उसे सुकर कहते हैं और जो कठिनाई से हो सकता है उसे दुष्कर कहते हैं। ठीक है, तो सुकर और दुष्कर ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। दुह जमा कर्म, तो ये हो जाएगा दुष्कर्म। ठीक है, हाँ यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, दुष्चक्र शब्द होता है वो ऐसे लिखते हैं दुष्चक्र। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिए ये जो श है ये विसर्ग से बना है। विसर्ग का मतलब है कि ये यहां ऐसे था, बाद में चक्र शब्द आया है। अब देखो हम कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले यहां ऊ स्वर है, यहां च व्यंजन आ गया, यहां च व्यंजन नहीं था, तो विसर्ग जो है षटकोण श में आधे में नहीं बदलेगा। इससे पिछला जो नियम था हमने पढ़ा था आज सबसे पहला नियम, कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च या छ आ जाए तो विसर्ग तालव्य श में बदलता है, इस तरह से ये इसमें। ठीक है, दुष्चक्र, तो ये आएगा इस तरह से। ये गलत है, ये ना बनाएं। आगे देखिए, धनु जमा खंड, तो ये ऐसे धनु विसर्ग आदेश श में धनुष खंड। अब अकेला धनुष शब्द लिखते हैं तो उसमें श पूरा होता है। ठीक है, लेकिन जब संधि में धनु के बाद विसर्ग लगकर फिर वो विसर्ग आदेश श में बदलता है तो वहां श आधा हो जाता है, जैसे यहां आधा हो गया है, तो यहां पूरा नहीं लिखना। धनु जमा टंकार, धनुष की टंकार, तो यहां आधा श हो गया, धनुष टंकार। जो उसकी धनुष की रस्सी खींचने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को टंकार कहा जाता है। और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़े होना। धनु जमा कंड, धनुष खंड, धनुष के टुकड़े हो जाना। जैसे भगवान राम से शिव का धनुष वो खंडित हो गया तो वो कहेंगे धनुष खंड हो गया। ठीक है, दुह जमा परिणाम, ये आधा श, दुष्परिणाम यानी बुरा परिणाम। यहां दो संधियां हैं, एक तो दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम विसर्ग श में बदल गया, और एक ये जो परिणाम शब्द है ये भी संधि से बना है, हमने पढ़ी थी परिजमा नाम, तो बाद में जो न आ गया वो न में बदल जाएगा परिणाम। तो एक संधि यहां है, एक संधि यहां है, तो इस शब्द में दो संधियां हुई हैं। निह जमा प्रभाव, तो ये हो जाएगा निष्प्रभाव यानी किसी चीज का प्रभाव न होना। दुह जमा प्रचार, दुष्प्रचार यानी गलत प्रचार करना। निह जमा पक्ष, निष्पक्ष, ये शायद पहले आ चुका है, हाँ यहां आ चुका है, कोई बात नहीं। निह जमा प्रभा,
प्रभा का मतलब आभा या चमक होता है। यहाँ एक अपवाद है, इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे, मैं स्टार लगा रहा हूँ। निह जमा प्रभा, ये जो प्रभा शब्द है इसके आ का लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा श, तो इसी नियम के अनुसार ही बदलेगा। विसर्ग आदेश श में प्रभा शब्द का प्रभ हो जाएगा, ठीक है। निह जमा प्रभ, प्रभा, निष्प्रभा। संधि विच्छेद ऐसे करना है, संधि ऐसे करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां एक बात और बता दूं, जहां भी आभा शब्द आता है, प्रभा या आभा शब्द आता है, वहां आ का लोप हो जाता है अंत में संधि में। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ शब्द क्या है? अमित जमा आभा। अमित का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना ही ना की जा सके, या जो इतनी ज्यादा हो कि जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अमित अत्यधिक, और यानी जिसका परिमाण ही नहीं हो सकता, तो वो होता है अमित। और आभा मैंने चमक, यानी इतना तेज है कि जो अतुलनीय है, अतुल है। तो यहां क्या होगा? अ है यहां और ये आ है, अ और आ मिलकर आ हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये स्वर संधि का है, और स्वर संधि में दीर्घ संधि। तो ये अमित का क्या बन गया? ये अ और आ मिलकर आ हो गया, तो ये बन गया अमिता। ये आ का लोप हो गया, और भा में से भी आ का लोप हो जाएगा। अंत में जो आभा या प्रभा शब्द होता है, जैसे यहां प्रभा था, आभा था, तो आ का लोप हो गया, उसमें यहां भी आ का लोप हो गया। अमित जमा आभा, अमिताभ, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में हिंदी साहित्य में एक पत्रिका आती है रूपाभ। रूपाभ पत्रिका भी ऐसे ही है, रूप जमा आभा, ये शब्द है रूप जमा आभा। तो ये अ और ये आ मिलकर आ हो गया, ये बन गया रूपा, ठीक है। और ये आ का लोप हो गया, ये यहां से आ की मात्रा का लोप हो गया, रूपाभ। तो ये इस तरह से होता है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला नियम है विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो, विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो और बाद में क या प व्यंजन आ जाए। कप, चाय का कप, आप ध्यान रखना। विसर्ग से पहले अ या आ स्वर आ जाए और बाद में क या प, इन दो व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आ जाए, तो यहां विसर्ग को स हो जाएगा, ठीक है। जैसे नमः जमा कार, पुरह जमा कार, पुरह जमा कृत, ठीक है। जैसे बृह जमा पति, वाचः जमा पति, भाह जमा कर। अब आप इन शब्दों में देखिए, विसर्ग से पहले यहां अ है, यहां अ है, यहां अ, यहां भी अ और यहां आ स्वर है, और बाद में या तो क व्यंजन है या प व्यंजन है, ठीक है। तो विसर्ग आदेश स में बदल जाएगा। नमः जमाकार नमस्कार, पुरह जमाकार पुरस्कार, पुरह जमाकृत पुरस्कृत, बृह जमापति बृहस्पति, वाचः जमापति वाचस्पति, भाह जमा कर भास्कर। भाह का अर्थ होता है प्रकाश, कर मैंने करने वाला, यानी जो प्रकाश करता है उसे कहते हैं भास्कर अर्थात सूर्य। ऐसे ही ये शब्द है श्रेयः जमा कर, तिरह जमा कार या तिरह जमा कृत। अब यहां देखिए, इसमें भी ऐसे ही है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क व्यंजन है, तो यहां श्रेयस्कर हो जाएगा,
यहां तिरस्कार, यहां तिरस्कृत हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक बार पिछले नियम को ध्यान करें। इससे पीछे हमने किया था, हमने कहा था कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, ये 6 व्यंजनों में से कोई भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को श कर देंगे आधे श में। अब जो ये शब्द है बही जमा कार, अब इसमें इसका जो उत्तर है वो ये होना चाहिए या उत्तर होना चाहिए ये। अब आप देखिए, विसर्ग के बाद तो क इस नियम में भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन विसर्ग से पहले स्वरों का अंतर है। यहां अ या आ स्वर था, यहां ई या ऊ स्वर है। तो यहां क्योंकि विसर्ग से पहले ई स्वर है और बाद में क व्यंजन आया है, तो विसर्ग आदेश श में बदलेगा। तो बही जमाकार बहिष्कार ये सही होगा और ये गलत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपका ध्यान एक बात और की ओर दिलाना चाहूंगा। जब हम ये पढ़ते हैं कि बही जमाकार बहिष्कार हो गया, इसी तरह एक शब्द है परिष्कार। अब ये विसर्ग संधि का ये नियम करने के बाद जब हम इस नियम को पढ़ते हैं, फिर हम पूछते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। एक हम उत्तर देते हैं ये परिजमाकार और एक उत्तर देते हैं हम परिजमाकार। ठीक है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन इसी में होता है, गलती यहीं पर होती है, बाकी मैं और उत्तर नहीं लिख रहा। अब हमें लगता है कि विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग के बाद क व्यंजन आ गया, यही स्थिति यहां हमें लगती है और हम कहते हैं कि यहां विसर्ग आदेश श में बदला, तो यहां भी विसर्ग आदेश श में बदल गया। हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इससे पीछे हमने जो बात पढ़ी थी व्यंजन संधि में वो हम भूल गए, क्योंकि हम ताजा बात को याद रखते हैं, पीछे वाली को भूल जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि परि उपसर्ग के बाद जब क्री धातु से बने शब्द आते हैं तो यहां आदेश श का आगम हो जाता है। तो यहां ये जो श है ये विसर्ग से बना हुआ श नहीं है, ये व्यंजन संधि में जो वर्णागम संधि है, व्यंजन आगम संधि है, ये उससे आया हुआ श वर्ण है। तो परिजमाकार ये क्री धातु से बना शब्द था, परि के बाद आता है तो ये परिष्कार हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये सही है, ये गलत है। ठीक है, अब आ गया बहिष्कार। अब हम कहेंगे कि बहिष्कार के हमारे पास दो उत्तर हैं, बही जमाकार और इस तरह से बही जमा, इस तरह से बही जमाकार। अब आप इन दोनों को देखिए। अब आप कहते हैं कि जैसे ये बना परिजमाकार परिष्कार, तो बही जमाकार बहिष्कार ये क्यों नहीं बना? क्योंकि नियम तो कोई चीज है ना, नियम आपको ध्यान रखना है कि परि के बाद जब क्री धातु से बना शब्द आएगा तो श का आगम होगा। यहां कार तो है, क्री धातु से बना शब्द तो है, लेकिन वो यहां परि नहीं है, परि उपसर्ग नहीं है, यहां बही है। ऐसे तो कार बहुत जगह आया है, जैसे तिरह जमा कार, फिर तो यहां भी हो जाएगा, नहीं, यहां परि उपसर्ग होना चाहिए, यहां क्री धातु से बना शब्द होना चाहिए, तब आदेश श का आगम होगा। तो ये जो उदाहरण है ये व्यंजन आगम संधि का है, वर्णागम संधि का है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका उत्तर ये सही है और ये गलत है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, एक नियम है, उसके ज्यादा उदाहरण नहीं है, दो ही उदाहरण है कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले
अस्वर हो और बाद में ए स्वर आ जाए या ई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप होना भी ध्वनि में परिवर्तन ही है, संधि के अंतर्गत ही आएगा। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में ए या ई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे? जैसे दो ही उदाहरण हैं हमारे पास, अतः जमा एव और यशः जमा इच्छा। यहां आप देखिए विसर्ग से पहले त में अ है, यहां विसर्ग से पहले श में अ है, यहां बाद में ए स्वर आ रहा है, यहां ई स्वर आ रहा है। तो यहां विसर्ग का लोप करके इन दोनों को एक ही शिरोरेखा के नीचे लिख देंगे, अतएव। यह है अतः एव, अतः एव, यह है अतएव। अतएव मैंने इसलिए, इसलिए ही, अतः मैंने इसलिए और एव मैंने ही, इसलिए ही या इसीलिए, इसीलिए कह दिया तो वो अतएव हो गया। यशः जमा इच्छा, तो यश, ये ए जो है वो इसमें जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही ये ई इसमें जुड़ेगा नहीं, केवल विसर्ग का लोप होगा। जुड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहां पहले से स्वर है, इसमें अस्वर है, इसमें अस्वर है, ठीक है। तो एक ही व्यंजन में दो स्वर तो जुड़ नहीं सकते और संधि भी यहां नहीं होगी। कभी आप यूं सोचें कि अब मैंने बहुत बच्चे देखे अतएव बहुत अशुद्ध लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे अतएव, ऐसे या ऐसे लिखेंगे, ये दोनों ही गलत हैं। अब क्या किया, पहले तो यहां से विसर्ग का लोप कर दिया, विसर्ग का लोप करते ही अत और एव जैसे ही नजदीक आए, जैसे विसर्ग का लोप कर दिया और यहां बच गया अत और एव, ठीक है। फिर क्या किया कि यहां अ है, यहां ए है, वृद्धि संधि का नियम लागू कर दिया। स्वर संधि में वृद्धि संधि कि अ आ के बाद ए अय आ जाए तो अय कर देंगे, तो इसको अतएव कर दिया। ये दो यहां नहीं हो रही संधियां, यहां एक ही संधि है, केवल विसर्ग संधि, इसलिए यहां इस तरह से होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। इसी तरह यशः जमा इच्छा, जब इस तरह से देते हैं तो क्या करते हैं, यशेच्छा कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अ और ई मिलकर ए हो गया। गुण संधि में होता है ऐसा, अ ई मिलकर ए हो जाता है, ठीक है। अगर ये शब्द होता यश जमा इच्छा, ऐसे होता तो अ और ई मिलकर ए हो जाता, ये ऐसे यशे बन जाता, इस ई का लोप हो जाता और ऐसे यशेच्छा शब्द बन जाता। लेकिन यहां विसर्ग संधि है और इसके नियम के अनुसार केवल विसर्ग का लोप होगा, इसलिए ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। यहां यश शब्द है, यहां आपके पास यश शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया विसर्ग संधि का अगला नियम। इसके बाद आप देखिए कि यदि आपके पास यहां हो निह या दुह, ये आपको याद रखना है, संधि चिन्ह से पहले अगर निह या दुह दे रखा है और उसके बाद र व्यंजन आ जाए, निह या दुह के बाद र व्यंजन आ जाए, तो यहां क्या परिवर्तन करना है। अगर संधि चिन्ह से पहले निह दे रखा है तो ये ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी कि ये ह्रस्व ई को हमने दीर्घ ई कर दिया और विसर्ग का लोप कर दिया, ठीक है। अगर दुह दे रखा है तो ये जो ह्रस्व ऊ है ये दीर्घ ऊ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी इसको आपको इसमें चेंज करना है और इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। जैसे निह जमा रज, निह जमा रस, निह जमा रव। देखो अब ये र और व है ऐसे, अगर ख बनाएंगे तो इकट्ठा लिखेंगे तो हो जाएगा निह जमा रंध्र, ठीक है। निह जमा रोग, जैसे निह जमा
रूप, दुह जमा राज। अब आप देखिए सब में या तो नी है पहले या दुह है, और बाद में यहाँ सभी में र व्यंजन है, बाद में यहाँ संधि चिन्ह के बाद यहाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस निह को ऐसे कर देंगे, यानी कि ये दीर्घ ई कर देंगे, विसर्ग का लोप र और ज, निह यानी कि रहित, रज, रज मैंने धूल, जो धूल से रहित हो उसे निह जमा रज नीरज कहेंगे। बच्चों नीरज शब्द दो तरह से बना है, संधि से तो ऐसे ही बना है निह जमा रज नीरज, लेकिन ये शब्द ऐसे भी बना है नीर जमा ज। नीर मैंने जल, ज मैंने जन्मा, जो जल में जन्मा हो उसे नीरज कहते हैं, यानी कमल। तो इस तरह से भी इसकी संरचना है और इस तरह से भी है। कई शब्दों की संरचना दो तरह से होती है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, ये शब्द है कुशासन, ठीक है, और ये मैं दोबारा लिख रहा हूं इसे, ये भी है कुशासन। ये शब्द दो तरह से बना है, एक तो शासन शब्द है, शासन शब्द से पहले कु उपसर्ग लग गया, यानी कु मैंने बुरा, बुरा शासन, यानी जो शासन अच्छा न हो उसे कहेंगे कुशासन, और जो अच्छा शासन हो उसे कहते हैं सुशासन। तो शासन शब्द में कु उपसर्ग लग गया, कुशासन यानी बुरा शासन, इसका अर्थ हो गया। और एक है कुश जमा आसन। कुश एक घास है, कुश एक घास का नाम है। कुश घास से बना हुआ आसन, आसन मतलब बैठने की जगह, जो आसन कुश से बना है उसे कहेंगे कुशासन। तो यहां श में अ है और ये आ है, अ और आ मिलकर आ हो गया, कुशा बन गया, इस आ का लोप हो गया, स और न, कुशासन। तो दो तरह से बना है। ऐसे ही कई बार शब्दों की संरचना दो तरह से हो सकती है, जैसे नीरज शब्द की मैंने आपको बताई। संधि में तो ऐसे ही बनेगा निह, जैसे नीरज शब्द आ जाए और इसका संधि विच्छेद करना हो तो आप करेंगे निह जमा रज, ये नहीं करेंगे इसमें क्योंकि संधि नहीं है, नीर शब्द है, ज जुड़ गए तो संयोग है, ठीक है। यहां देखिए निह जमा रस, इस तरह से आप कर देंगे नी रस। रस होता है आनंद, मजा, जो आनंद से मजे से रहित हो उसे कहेंगे नीरस। नीरस का विलोम होता है सरस, जो रस से युक्त हो। निह जमा रव, रव होता है आवाज, शोर, जो शोर शराबे से रहित हो उसे कहते हैं नीरव। जैसे नीरव वातावरण, जो जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि पिन भी गिरे तो भी उसकी आवाज न आए, उसे कहते हैं नीरव वातावरण। निह जमा रंध्र, रंध्र होते हैं ये जो हमारे यहाँ रोम छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहा जाता है, छिद्रों को। तो जो छिद्रों से रहित हो उसे कहेंगे नी रंध्र, ठीक है। और निह जमा रोग, जो रोग से रहित हो निरोग। तो बच्चों निरोग शब्द ऐसे लिखा जाता है, निह जमा रोग से बना है, इसको आप ऐसे लिखते हैं निरोग, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और 95% विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो निरोग शब्द ऐसे आएगा, निह जमा रूप, तो ये हो जाएगा निरूप, ऐसे जो रूप से रहित हो, जिसका रूप हो ही ना, जैसे जैसे निराकार होता है जिसका आकार नहीं होता, ऐसे जिसका कोई रूप नहीं होता वो निरूप होगा। दुह जमा राज, दुह मैंने बुरा, राज मैंने शासन, बुरे शासन को दुहराज कहते हैं। मैंने बताया अगर दुह होगा तो वो विसर्ग का लोप हो जाएगा और यहाँ ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाएगा, तो ये होगा दुराज, दुराज, बुरा शासन। विसर्ग संधि का अंतिम नियम है कि यहां विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और बाद में श या स व्यंजन आ जाए। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया जिसमें विसर्ग से पहले कोई भी स्वर था और बाद में श या स व्यंजन था। श या स व्यंजन वाला कोई नियम नहीं आया। तो क्या होगा,
यहां जो विसर्ग होगा, यहां विकल्प है, यहां विसर्ग या तो श में परिवर्तित होगा या विसर्ग स में परिवर्तित होगा। वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हम विसर्ग को श में परिवर्तित करें या स में परिवर्तित करें, वो अगले शब्द के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मान लो यहां शब्द है निजमा शुल्क, ठीक है। अब यहां विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो हमें देखने की जरूरत नहीं है, और यहां विसर्ग के बाद श व्यंजन है, बस हमें यह देखने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये विसर्ग बाद में अगर श हो तो विसर्ग आधे श में बदलेगा, बाद में स हो तो विसर्ग आधे स में बदलेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, विसर्ग आधे श में बदला और ये यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, निजमा शुल्क निःशुल्क। अगर ये शब्द ऐसे होता निजमा संतान ऐसे, तो यहां विसर्ग के बाद स आ गया, अब विसर्ग स में बदलेगा, ठीक है। अब इसको विसर्ग को श में नहीं बदल सकते, ठीक है, ये आधे में, आधे स में, और ये संतान। ऐसे और उदाहरण है, जैसे दुहजमा साहस, निहजमा संकोच, दुहजमा शील, निहजमा संदेह। ऐसे और अनेकानेक उदाहरण हो सकते हैं। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, बाद में स आ गया, तो आप विसर्ग को आधे स में बदलेंगे और ये साहस शब्द लिख देंगे, दुस्साहस। निजमा संकोच, ये निसंकोच हो जाएगा। दुहजमाशील, ये दुशील हो जाएगा। तो जो आगे श है तो विसर्ग श में, स है तो विसर्ग स में। निजमा संदेह, निस्संदेह, ठीक है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, नहीं उससे पहले एक नियम और एक शब्द और देखें, यशः जमा शरीर, ठीक है। यहां भी ऐसे ही होगा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, ठीक है, और यहां श व्यंजन आ गया तो यशश, तो यश, ये श दिया हुआ है, ये विसर्ग से बना, और ये श ये हो गया, तो तीन श हो गए यहां पर, यशश शरीर, ऐसे, ठीक है। और ये उदाहरण एस्टेट में आया हुआ है, यशः जमा शरीर, यशश शरीर, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब जो मैं बात बता रहा था कि इसको आप एक बार छोड़ दें, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूं वो इससे संबंधित नहीं है। जहां निह या दुह पहले आता है, जैसे इन सब में निह या दुह आ रहा है, और बाद में श या स से शुरू होने वाले शब्द आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में इन शब्दों को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? निःशुल्क शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। जब इस तरह से लिखेंगे तो क्योंकि ना तो विसर्ग का लोप हुआ, ना विसर्ग किसी दूसरे व्यंजन में बदला, ना किसी स्वर में बदला, ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसे संधि के अंतर्गत नहीं रखते। जब निः और शुल्क की संधि करनी हो तो आप ये करेंगे निःशुल्क। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि शब्द ये सही है कि ये सही है, शब्द दोनों ही शुद्ध हैं, परंतु इस शब्द इसके संयोग में यहां संयोग हुआ है, यहां क्योंकि ध्वनि परिवर्तन नहीं है इसलिए इसे संधि के अंतर्गत नहीं रखेंगे, लेकिन शब्द ये भी शुद्ध है। तो निःशुल्क शब्द चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सही है। ऐसे निसंतान शब्द भी आपने ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विसर्ग को ज्यों का त्यों रख सकते हैं, लेकिन फिर यह संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। संधि करेंगे तो आपको निः जमा संतान निसंतान यही करना पड़ेगा, ये नहीं करना, ठीक है।
पर शुद्ध दोनों ही हैं। इन सब में ऐसा है, आप यहां विसर्ग लगा सकते हैं, दुस्साहस, यहां विसर्ग लग सकता है, निःसंकोच, बिना किसी संकोच के, दुःशील, ये ऐसे, ठीक है, या ये निःसंदेह, ऐसे, ठीक है। ये दोनों रूपों में शुद्ध है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब दु और साहस की संधि करनी है तो इस रूप में करनी है, इस रूप में नहीं करनी, क्योंकि ये संधि के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि संधि का ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि सभी को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा, और आज हमारा संधि के उपविषय का समापन हो गया है। ये सारे उदाहरण संस्कृत भाषा से, संस्कृत व्याकरण से जो के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, हमारी हिंदी की व्याकरण में आए हैं। नियम में कहीं कहीं हमने हिंदी में संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि हिंदी ने संस्कृत को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया, कहीं कहीं अपने ढंग से उसका सरलीकरण किया है, ठीक है। इसके बाद ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदी के हैं और उसमें कहीं भी संधि के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे उदाहरण आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। और फिर कभी आगे की वीडियो में हम हिंदी की संधियों के उदाहरणों को लेंगे। अब हम संधि के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।